अच्छा चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। कल वाली क्लास में है ना, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिग्रेशन। ठीक है, कल वाली क्लास में स्टार्ट किया था फोरकास्टिंग में। मैंने तुम्हें बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक तो रिग्रेशन एनालिसिस चलता है और एक टाइम सीरीज करके और एक और मेथड आता है। हम उसको बाद में पढ़ेंगे टाइम सीरीज को, फिलहाल रिग्रेशन हमने कल स्टार्ट किया था। तो रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि रिग्रेशन समझने से पहले तुम्हें को रिलेशन समझना पड़ेगा। को रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब वो को रिलेशन हमें केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है, लेकिन रिग्रेशन उस डायरेक्शन से कहां तक पहुंचा जा सकता है उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था फोरकास्टिंग का फर्स्ट मेथड। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट वेट करना। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो रिग्रेशन एनालिसिस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। तुम लोगों ने दो तरीके तो कम से कम पढ़े, चाहे तुमने फाउंडेशन किया है चाहे तुमने बीकॉम किया है, कुछ ना कुछ तो किया हुआ है। तुमने दो तरीके पढ़े, जैसे उसका कोरिलेशन सॉल्व करने के तीन चार तरीके, तीन तरीके तुमने एटलीस्ट तीन मेथड्स पढ़े। वैसे तो तुमने, तुम्हारे कोर्स में चार पांच मेथड्स हैं, लेकिन तुमने तीन पढ़े होंगे। कार्ल पियर्सन है ना, उसके अलावा स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, और उसके अलावा एक चलता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n करके एक फॉर्मूला चलता है, छोटा सा होता है फॉर्मूला। उसमें प्लस के साइन और माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, कैलकुलेशन की जाती है। अच्छा, और भी तुमने तरीके पढ़े होंगे, लेकिन बस तुम्हें याद नहीं होगा, या मेरे को ऐसा लगता है कि वो टीचर्स कम ही पढ़ाते हैं। जैसे एक होता है वो स्कैटर डायग्राम वाला तरीका, कि उसमें ऐसे बना के और उसमें ऐसे बताते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ये नो कोरिलेशन है ना, ऐसी वैल्यूज कुछ करके बताते हैं वहां पर। तो है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं कोरिलेशन को सॉल्व करने के। तो जैसे कोरिलेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे ही रिग्रेशन को सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तुम लोगों ने दो तरीके पढ़े, एक होता है कार्ल पियर्सन, जिसमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालते हैं, और एक और होता है जिसको बोला जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। रिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, कार्ल पियर्सन और लीस्ट स्क्वायर। हम यहां पर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट जो होता है, सबसे अच्छा मेथड यहां पर जो माना जाता है, वैसे दोनों से आंसर सेम आते हैं, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट जो मेथड माना जाता है क्योंकि वो छोटा होता है, तो हम यहां पर रिग्रेशन का लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। हम यहां पर रिग्रेशन का लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड के बाद दो लाइन छोड़ देना, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, मैं तुम्हें एक एक करके बताता जाऊंगा। हम रिग्रेशन का लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या तुम्हें थोड़ा बहुत रिग्रेशन याद है क्या, कि रिग्रेशन में कोरिलेशन में जैसे सबसे पहले स्टेट्स में स्टार्ट होता है मीन मीडियन मोड, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में कुछ आंसर आता है 150, 500, 525, कुछ ना कुछ आंसर निकल के आता है। उसके बाद सेकंड स्टार्ट होता है डिस्पर्जन, उसमें भी कुछ ना कुछ आंसर निकल के आता है। फिर थर्ड आता है स्क्यूनेस, उसमें भी कोई ना कोई आंसर निकल के आता है, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड करके आंसर निकल के आता है। फिर कोरिलेशन में भी आंसर आता है +1 से -1 के बीच में। लेकिन क्या तुम्हें ये बात याद है क्या कि रिग्रेशन में कोई आंसर निकल के आता है क्या? रिग्रेशन में जब तुम सॉल्यूशन करते हो रिग्रेशन का, तो आंसर निकल के आता है क्या कुछ, कोई एक वैल्यू आंसर की तरह आती है क्या? नहीं, रिग्रेशन में आती है इक्वेशन। रिग्रेशन जब सॉल्व करते हो ना, नहीं वो कन्हैया जो तुम बात कर रहे हो वो कोरिलेशन की है ना, +1 से -1 रहता है कोरिलेशन। रिग्रेशन को जब तुम सॉल्व करते हो ना, तो रिग्रेशन को सॉल्व करने पर निकल कर आती है इक्वेशन। दो इक्वेशन निकल कर आती है, एक इक्वेशन को बोला जाता है x ऑन y, और एक इक्वेशन को बोला जाता है y ऑन x। ठीक है, क्या तुम्हें x ऑन y और y ऑन x की फुल फॉर्म पता है? तुम क्या पढ़ के आए हो तुम लोग? अभी अभी तुम 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 15 दिन भी नहीं हुए, 15 दिन पहले सब कुछ पढ़कर आए हो तुम लोग। क्या पढ़कर आए हो तुम लोग? अच्छा, दो तरह की इक्वेशन होती है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। हम है ना एक ही तरह की इक्वेशन यूज करेंगे, वाई ऑन एक्स। हम यूज करेंगे यहां पर वाई ऑन एक्स।
अच्छा, y ऑन x की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है y इज डिपेंडेंट ऑन x। अच्छा, y इज डिपेंडेंट ऑन x का मतलब y की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी? x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। कोरिलेशन में भी ऐसा ही होता है ना, x बढ़ा तो y बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक बढ़ी। अच्छा, टेम्परेचर और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, मैंने कल तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन था। टेम्परेचर बढ़ने से सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक बढ़ेगी ना? ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोल्ड ड्रिंक की सेल बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाए? नहीं ना। तो कोल्ड ड्रिंक की सेल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंडेंट है वो? टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो हम बोलेंगे सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ना कि हम ऐसा बोलेंगे टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो फर्क समझना, अगर मैं लिख रहा हूं y इज डिपेंडेंट ऑन x, इसका मतलब y की जो वैल्यू आने वाली है, y की वैल्यू किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी? x की क्या वैल्यू रहने वाली है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है y इज डिपेंडेंट ऑन x। अच्छा, इस लाइन से पढ़ के, क्योंकि कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है इस लाइन में? y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो y है डिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, y को हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल करेक्ट है कन्हैया, है ना। और x को हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x को हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास में डिपेंडेंट, एक हो गया हमारे पास में इंडिपेंडेंट। अच्छा, यहां पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, अब तुम्हें ये चीजें याद नहीं है तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली में रिग्रेशन में एक इक्वेशन बनती है। वो इक्वेशन यहां पर लिखी जाती है इस तरह से, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करके एक इक्वेशन लिखी जाती है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, जैसे मैंने तो बताया ना, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट हो गया एक्स, है ना। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि टेम्परेचर खुद चलेगा, वो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक से ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी उसकी वजह से ऊपर नीचे हो रही है ना। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उसका सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गई क्योंकि उसका लेना देना है वहां पर। अच्छा, ये हो गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करके हम इक्वेशन बनाते हैं। वैसे है ना, इस इक्वेशन को भी फॉर्मेशन जब किया जाता है ना, तो इस इक्वेशन में भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं ये इसलिए बता, थोड़ा जस्ट फॉर नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एमसीक्यू बन जाता है, तो मैं अपनी तरफ से एमसीक्यू सारे क्लियर करना चाहता हूँ। रीजन बता देता हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत आसान सब्जेक्ट है, कुछ खास मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। इसके सबसे मुश्किल चीज है ना जो इस सब्जेक्ट में, वो है एमसीक्यू। सब टेक्निकल है, सब कुछ टेक्निकल है, सब कुछ बातें टेक्निकल बातें निकल कर आएगी। तुम पढ़कर आए हो रिग्रेशन, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि रिग्रेशन में के अंदर कितनी चीजें हो सकती है। अभी मैं तुम्हें जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कितनी चीजें हम अंदर से निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो टेक्निकल होता है थोड़ा सा, तो टेक्निकलिटी पर ध्यान देना। अब जैसे तुम रिग्रेशन पढ़ के आए हो, तुमने ये वाली इक्वेशन भी पढ़ी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लेकिन क्या तुम मेरे को यहाँ पर y और x का मतलब बता सकते हो क्या? y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या तुम मेरे को a और b का मतलब बता सकते हो क्या, कि a क्या है यहाँ पर और b क्या है यहाँ पर? ये प्रॉब्लम है हमेशा, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट जब ये बातें करेगा ना, तो इन्हीं टेक्निकलिटीज पर 25 नंबर के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, इन्हीं टेक्निकलिटीज पर, और तुम वहां पर रहोगे कंफ्यूज। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। ए को बोला जाता सर है ए यहाँ एंड पर, बी तो कांस्टेंट है ना? ए कांस्टेंट है, लेकिन ए को बोला जाता है स्लोप। एक मिनट रुको, बी को बोला जाता है स्लोप और ए को, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। बी है स्लोप, क्योंकि बी स्लोप का मतलब होता है चेंज।
तुम लोगों को पता है क्या कर्व जहां से स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैथ्स का कोई स्टूडेंट क्लास में, कर्व जहां से स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजन। उस ओरिजन पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसका। ठीक है, बिल्कुल मनीष, थैंक यू, है ना, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था नाम इसका। ए को बोला जाता है इंटरसेप्ट, ए को बोला जाता है इंटरसेप्ट, ठीक है। और बी को बोला जाता है स्लोप, बी को बोला जाता है स्लोप या चेंज। बिल्कुल मेरे दिमाग से ही नाम निकल गया ये तो। इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं स्लोप, या फिर इसको बी को बोला जाता है चेंज। ए को बोला जाता है इंटरसेप्ट। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या होता है? एक ग्राफ में ये कर्व है, कर्व यहां से स्टार्ट हुआ है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, बोलते हैं जहां से कर्व स्टार्ट होता है। और कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो चेंज हो रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं चेंज। ठीक है, तो ए को बोलते हैं इंटरसेप्ट और बी को बोलते हैं चेंज। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स और y तो वेरिएबल्स है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, ए है इंटरसेप्ट और b है स्लोप। ठीक है, अब यहां पर जो ये a और b है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अब इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन एन। इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन एन, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है ये। और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ना, यानी बी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, और बी का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो निकल कर आता है ना, इन फॉर्मूला का ओरिजिन है, ये फॉर्मूला भी निकल कर आते हैं कि स्पेसिफिक रीजन से निकल कर आते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ वो होता क्या है। एक्चुअली में जो ओरिजिनल फॉर्मूले होते हैं ना, तो ओरिजिनल फॉर्मूले इक्वेशन की फॉर्म में होता है, ऐसे होते हैं, तुम्हें लिखना नहीं है। एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, फिर नेक्स्ट होता है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ओरिजिनल फॉर्मूले ऐसे होते हैं, ओरिजिनल जो इक्वेशंस होती है ऐसे होती है। हम क्या करते हैं जब एक्स को कैलकुलेट करते हैं ना, एक्स को कैलकुलेट करते टाइम, तो हम है ना उसका डेविएशन ले लेते हैं वहां पर। और डेविएशन जब हम लेते हैं ना, तो डेविएशन हम उसका एक्चुअल मीन से लेते हैं। मैं तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब ये चीज बताऊंगा एक बार। एक्चुअल मीन से जब डेविएशन लिया जाता है, तो तुम्हें पता है क्या, एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया जाने पर टोटल हमेशा जीरो होता है। अगर तुम कभी भी किसी भी सीरीज का एक्चुअल मीन से डेविएशन लोगे, यानी तुम जब भी x माइनस एक्स बार करके उसका टोटल करोगे ना, टोटल हमेशा जीरो आएगा, है ना। तो हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया, और जिसकी वजह से x का जो टोटल है ना वो जीरो हो जाता है। अच्छा, x का टोटल जीरो हो जाने की वजह से, ध्यान से समझना, क्या अब हमें इसकी जरूरत रहेगी क्या? x का टोटल जीरो हुआ, अच्छा वो b से मल्टीप्लाई होगा, वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, हमें इसकी जरूरत रहेगी क्या? सोच के देखो, नहीं ना। तो अब हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a की वैल्यू निकालने के लिए n अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो a का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो देखो a का फॉर्मूला बन गया सिग्मा वाई अपॉन, ठीक है। और जब b की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये b का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूले हम लिख तो रहे, लेकिन इन फॉर्मूले के आने के पीछे कोई रीजन है, ठीक है। हम वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे हैं, और ये सब में होता है। तुम जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ते हो ना, तो एक्चुअली उस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन होता है। वो मैं इंटरप्रिटेशन जब जरूरत पड़ेगी, अभी देखो तुम्हें जरूरत नहीं थी इसकी जो मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार बता दिया कि इंटरप्रेट भी किए जाते हैं फॉर्मूले, कि हम ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले मेरे को याद है और अब मेरे को पता नहीं वो कैसे बना है, और फिर मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया। एक्चुअली में फॉर्मूलेस का जो भी फॉर्मूले हम लिखते हैं क्लास में, उन सबका इंटरप्रिटेशन होता है कुछ ना कुछ। मैं तुम्हें समझाता रहूंगा जरूरत पड़ेगी तो। और है ना, तुम ये समझना, तुम्हें उनके इंटरप्रिटेशन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हें सब्जेक्ट समझना है। तुम्हें उस सब्जेक्ट का स्कॉलर नहीं बनना है, तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए तुम्हें मना कर दिया था, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, ए और बी का मैंने फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया तो डायरेक्ट है, लेकिन वो फॉर्मूला कहीं और से ओरिजिन होता है, उसका ओरिजिनेट कहीं और से होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं। कैसे? लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं,
क्योंकि इस इक्वेशन में a की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और b की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। x और y तो हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में मैंने जो एक एक इक्वेशन हाईलाइट कर रखी है, हम उसको सॉल्व करते हैं। क्या तुम मेरे को इस इक्वेशन का टाइप बता सकते हो क्या कि ये कौन से टाइप की इक्वेशन है? y इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन होती है, सिंपल इक्वेशन होती है जिसमें a और b की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हो, फिर लीनियर स्टार्ट होती है, फिर क्वाड्रेटिक होती है, उसमें स्क्वायर करके स्टार्ट होता है, फिर क्यूबिक होती है, इस तरह से चलती है। तो इसी लीनियर इक्वेशन की वजह से इस मेथड का एक और नाम भी हो जाता है जिसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन मेथड। इस मेथड का एक और नाम भी हो जाता है जिसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मेथड, इसी मेथड का एक और नाम भी है। अच्छा, क्या तुम लोगों को ये बात भी पता है क्या कि लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका कर्व कैसा बनता है? लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप, वो दैट डिपेंड्स। स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। हम लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन कर्व। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो कर्व बनेगा, वैसे तो देखो यहाँ पे लाइंस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, लेकिन मैं तुम्हें इमेजेस वगैरह दिखा देता हूँ। जितने भी तुम्हें यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी कर्व दिखाई दे रहे हैं, देखो ये वाला देखो, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 7 करके एक लीनियर इक्वेशन है। कर्व कैसा बना है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व बना है। तुम कोई सा भी कर्व उठा लो यहाँ से, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये देख लो। यहाँ पर तीन तीन लीनियर इक्वेशन है, एक ब्लू कलर में, एक रेड कलर में, एक ऑरेंज कलर में, तीनों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे, ये देखो और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर बता रखा है। ये देखो लीनियर इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी है ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करके, ऐसी कुछ इक्वेशन लिखी है मैंने। कैसा कर्व बना है? स्ट्रेट लाइन। दूसरी वाली जो इक्वेशन है ना, वो क्वाड्रेटिक है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसका बोलता है पैराबोला, बोलते हैं इस कर्व को। इस तरह जो यू शेप कर्व होता है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं इसको। अच्छा, तीसरा जो क्यूबिक इक्वेशन का कर्व है, जैसे ऐसा ऊपर जिगजैग टाइप का कर्व बन रहा है, इसको है ना लोकल कर्व बोलते हैं। लोकल, इस तरह से लोकल अप लोकल डाउन, लोकल अप लोकल डाउन, इस तरह से चलता है इसको। तो अलग अलग तरह के कर्व अलग अलग तरह की इक्वेशंस में बनाए जाते हैं। हमारी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन में कर्व कैसा बनने वाला है? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इस मेथड का एक और नाम भी हो जाता है जिसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। लीनियर इक्वेशन की वजह से इस मेथड का एक और नाम भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बोला जाता है इसको। बिल्कुल कन्हैया, करेक्ट था तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है अपना। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताओ। जब तुम कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ते हो तो तुम इस तरह से प्लॉट बनाते हो, इसको बोलते हैं, हम स्कैटर प्लॉट बोलते हैं, स्कैटर्ड प्लॉट। कोरिलेशन रिग्रेशन में चलता है स्कैटर प्लॉट। और बीच में से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। तुमने बचपन में भी किया है, ग्राफ बनाए, इधर उधर पॉइंट्स आते हैं तुम्हारे। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बचपन में जब ग्राफ बनाते थे, ठीक है, तो पॉइंट ऐसे ऐसे आते थे, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक 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 यहाँ आ रहा है। तो तुम, एक तरीका तो ये था इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, एक तरीका तो ये होता था। एक तरीका ये होता था, ऐसे बीच में से एक लाइन बना दो जिनसे ज्यादा पॉइंट से होके निकले वो। थोड़े पास पास में अगर पॉइंट है ना, थोड़े ऐसे पास पास में पॉइंट है, तो तुम बीच में से ऐसे एक लाइन बना देते थे कि वो उस पास जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट से होके स्ट्रेट लाइन होती थी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन। मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड। जब हम ग्राफ के पॉइंट्स को मर्ज करने के लिए, जब एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ के पॉइंट मर्ज नहीं हो सकते, तो लेकिन फिर भी हम ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि उसको एवरेज मानकर आगे काम किया जा सके, आगे उसको समझा जा सके। उस तरह की स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उस तरह की स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये स्ट्रेट लाइन बनती है बेसिकली कोरिलेशन रिग्रेशन में ही बनती है। इस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसीलिए इस मेथड का एक और नाम है लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड। मैं इतने सारे नाम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में
क्वेश्चन जब पूछा जाता है और एग्जाम में बहुत बार आता है, मैंने कल भी बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन वो तुम्हें हर बार अलग नाम देगा। कभी बोलेगा कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड को यूज करके कैलकुलेट करो, कभी बोलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके कैलकुलेट करो, कभी बोलेगा लीनियर इक्वेशन मेथड को यूज करके कैलकुलेट करो, कभी बोलेगा लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके मेथड को कैलकुलेट करो। वो हर बार एक ही चीज करने को बोल रहा है, लेकिन वो नाम चेंज कर रहा है। अब अगर तुम्हें नाम पता नहीं है ना, तो तुम कंफ्यूज होगे, तुम बोलोगे सर आपने तो मेथड बताया था वहां पे, आपने बोला था लीस्ट स्क्वायर मेथड, वहां पे लिखा हुआ था स्ट्रेट लाइन मेथड, हम तो करके नहीं है, हमें तो समझ में नहीं आया स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। नाम अलग अलग है, लेकिन सब एक ही बात है, सबकी एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन इन सबका मतलब एक ही होता है, इन सबका मतलब डिफरेंट नहीं है। अब देखो, मैं अगर एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर, हम स्टार्ट करें एक क्वेश्चन, मॉड्यूल से ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इतना काफी है जो भी तुम्हें समझना था। मॉड्यूल से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा, हमें अगले 3 साल की सेल्स का, ध्यान से देखना, हमें अगले 3 साल, नेक्स्ट 3 इयर्स की सेल्स का प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है फोरकास्ट, हमें पता लगाना है कि अगले 3 साल की सेल क्या होने वाली है। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक की हमें सेल गिवन है, 15 से लेके 21, और हमें पता लगाना है नेक्स्ट 3 इयर्स। तो नेक्स्ट थ्री ईयर्स होंगे 22, 23 और 24। ठीक है, हमें इसके बारे में अंदाजा लगाना है। तो फिलहाल मेरे सिर्फ ये टेबल काम में आने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा और साइज को कम करना पड़ेगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा, हम इसको टेबल को वैसे अभी बना के लिखने वाले हैं। तो देखो, हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है ना, हमें दिया हुआ है, एक तो ईयर दिया हुआ है, ईयर कौन सा दिया हुआ है, 15 से लेकर 21, 2015, 16। एक मिनट वेट करना है ना तुम लोग, मैं एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं। 17, 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, और हमें सेल्स भी गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज और देखना, सेल्स थाउजेंड्स में गिवन है। ठीक है, वो कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि फाइनल आंसर जो हम लिखेंगे ना, वो 1000 में ही लिखेंगे। 18, 19, 92, 83, 94, 99, 92, इस तरह से हमें सेल्स गिवन है। हमें अगले 3 साल की सेल कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी, 22, 23, 24 की सेल हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, क्या हमें अगले 3 साल के बारे में पता है क्या, कि नेक्स्ट 3 इयर्स कौन कौन से आने वाले, कौन कौन से आने वाले पता है ना? क्या हमें अगले 3 साल की सेल्स पता है क्या, कि क्या क्या होने वाली है? तो हमें आगे के लिए फोरकास्टिंग करनी है, तो आगे के लिए फोरकास्टिंग करनी है तो हम यूज करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। अब क्वेश्चन में है ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड यूज करना है। वापस से देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन अगर दिखाऊं ना, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, सेकंड क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ। सेकंड क्वेश्चन में वैसे एक ट्रेंड नाम दिया हुआ है, इसको हम बाद में समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो, बोल रहा है लीनियर रिग्रेशन मेथड यूज करना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में भी लीनियर रिग्रेशन मेथड यूज करने को बोल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ लीनियर रिग्रेशन बोले, वो स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल सकता है, वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड भी बोल सकता है, वो कोई सा भी मेथड बोल सकता है वहां पर। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले 3 साल के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। अब मेरे को ये ढूंढ के बताओ कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। अच्छा देखो, एक है ईयर, एक है सेल्स। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सेल्स। हमें अगले 3 इयर्स तो पता है ना कौन कौन से, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सेल्स। तो सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन ईयर होगा यहां पर। ठीक है, तो सेल्स हो जाएगा हमारा y, और ईयर हो जाएगा हमारा x। सेल्स हो जाएगी हमारे लिए y, और ईयर हो जाएगा हमारे लिए x। ठीक है, अच्छा, मैंने तुम्हें तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन में डेटा कुछ भी दिया हुआ हो, डेटा कुछ भी दिया हुआ हो, तुम्हें एक कैलकुलेशन हमेशा करनी है, और वो होगी न्यू एक्स की कैलकुलेशन।
हम ये जो पुराना वाला x है ना, इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे। जो हमें x ये वाला दिया हुआ है ना, ये x, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला x, हम इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे। डजेंट मैटर कि ये इस क्वेश्चन में है, देखो इस क्वेश्चन में ये है x, इस क्वेश्चन में देखो x वैसे साफ साफ लिखा हुआ है ये रहा, इस क्वेश्चन में भी x साफ साफ लिखा हुआ है ये रहा। हम जो भी x हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, हम उसको कभी यूज नहीं करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे। हम उसको किस में चेंज करेंगे? न्यू x में चेंज करेंगे। मैं रीजन बता देता हूं क्यों। जब मैंने तुम्हें इन फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन बताया था या ओरिजिन बताया था, मैंने तुम्हें बोला था क्या कि x का टोटल तुम्हें जीरो करना है? याद है कि ऐसा कुछ? बस इतना ही ध्यान रखना कि x का टोटल जीरो करना है। अगर इस x को मैं एज इट इज कंटिन्यू करूंगा तो क्या इसका टोटल जीरो होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसीलिए मेरे को इस x को छोड़ देना है। क्या मैं अगर इस x को कंटिन्यू करूंगा, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में x को कंटिन्यू करूंगा, सेम रखूंगा, तो x का टोटल जीरो होगा क्या? नहीं होगा ना। तो मेरे को इसको भी छोड़ना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है? न्यू x की कैलकुलेशन करनी है हर बार। मैं न्यू x को हर बार कैलकुलेट करूंगा। डजेंट मैटर कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मैं न्यू x हर बार कैलकुलेट करूंगा। और न्यू x केवल तभी जीरो होगा, न्यू x का टोटल जीरो केवल तभी आएगा जब मैं उसका एक्चुअल मीन से डेविएशन करूंगा। तो अगर मैं x माइनस एक्स बार करूंगा ना, तभी वो जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा। इस क्वेश्चन में तुम मेरे को x बार बता सकते हो क्या कि x बार कितना आ रहा है? x बार का मतलब क्या होता है? एवरेज, एवरेज है ना, मीन, अर्थमेटिक मीन। क्या तुम मेरे को इस क्वेश्चन में x बार की वैल्यू बता सकते हो कितनी आ रही है? बिल्कुल तुषार करेक्ट है, बिल्कुल तुषार करेक्ट है, बिल्कुल साक्षी करेक्ट है। 19, 2019 आ रही है। 90, 90 आ रहा है x पर। हाँ, x का बार निकालना है, y का क्या काम है? ठीक है गौरव, बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा भी, करेक्ट है। 2018। क्या इस क्वेश्चन का x बार 2018 आ रहा है? क्या इस क्वेश्चन में x बार 2018 आ रहा है? कैसे निकालोगे x बार, कैसे निकालते हो? डिवाइड बाय 7। इस क्वेश्चन में 7 वैल्यूज है तो डिवाइड बाय 7 कर दोगे। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, ध्यान से समझना। अगर है ना डिफरेंस सेम हो, जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम चल रहा है ना, एक एक साल का डिफरेंस चल रहा है, अगर डिफरेंस सेम हो ना, तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी x पर। नहीं नहीं, एक ही वैल्यू है, ये देखो बीच में एक ही वैल्यू है। और दो वैल्यू होती नहीं है बीच में, तो हमेशा एक ही वैल्यू होगी। अगर मान लो 8 ईयर्स भी होते, मान लो 2022 भी होता है यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2022 भी होता, तो बीच में ये आता, 18.5 आ जाता, फिर उस केस में 18.5 हो जाता, बीच में एक ही वैल्यू होगी। क्योंकि क्योंकि एवरेज एक ही होता है ना केवल। पूरी सीरीज को जब तुम सॉल्व करते हो, क्या कभी एक से ज्यादा एवरेज की वैल्यू निकल कर आती है क्या? नहीं आती है ना। एक से ज्यादा और कोई वैल्यू निकल कर आती है क्या? ऐसा कोई मोड की एक से ज्यादा वैल्यू आती है ना? ध्यान है तुम्हें? तभी उसको बाई मॉडल मल्टी मॉडल बोला जाता है। एवरेज की तो एक ही वैल्यू निकल कर आएगी, तुम चाहे सीरीज कोई सी भी हो, डजेंट मैटर, एवरेज एक ही निकल कर आएगा। मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बता रहा हूं कि अगर वैल्यूज में डिफरेंस सेम है, तो बीच वाली वैल्यू एक्स बार होती है, बीच वाली ही वैल्यू मीडियन होती है, और बीच वाली ही वैल्यू मोड भी होती है, अगर डिफरेंस सेम है तो। अगर डिफरेंस सेम नहीं है, मान लो एक लिखा होता है 2015, एक लिखा होता है 2017, फिर 19, फिर 20, फिर 26, फिर 28, तब तुम्हें एक्स बार निकालना पड़ता, सबको ऐड करके डिवाइड बाय जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देते। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें ऐसी जरूरत नहीं है, तो हमारा एक्स बार आ गया 2018। अब ध्यान से समझना, हम न्यू एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार करके, ठीक है। तो देखो ये रहा एक्स और ये रहा एक्स बार। तो फर्स्ट न्यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -3, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा न्यू एक्स आएगा वो आएगा -3। नेक्स्ट कितना आएगा? -2। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और इसका टोटल। बस हमें यही चाहिए था, हमें एक ही चीज चाहिए थी कि एक्स का टोटल जीरो आ जाना चाहिए।
और हमारा x का टोटल 0 आएगा। अच्छा, अब देखो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, फाइनली हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है ना, तो a का फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n। अच्छा, सिग्मा y कैसे निकालते हो? y का सम कितना हो रहा है? y का सम हो रहा है 630। ठीक है, तो y का सम हो रहा है हमारा 630। ठीक है। अच्छा, n कैसे निकालते हो? n कैसे निकालते हो तुम लोग? n कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है n? नंबर ऑफ यूनिट्स 7। ठीक है। आगे देखो b के फॉर्मूले में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्स वाई का टोटल। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्स इंटू वाई। अब है ना, ध्यान रखना, ये एक्स हमारे काम का नहीं रहा। हमने जो न्यू एक्स निकाला है ना, सारी कैलकुलेशन उसी के बेस पर होगी। तो अगर मैं यहां पर एक्स वाई कैलकुलेट करूंगा, तो एक कॉलम में बना देता हूं एक्स वाई का, और एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, एक और कॉलम बन जाएगा एक्स स्क्वायर का। मुझे अब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इससे आगे। एक कॉलम तो बन जाएगा एक्स, एक मिनट रुको, एक कॉलम तो बन जाएगा एक्स वाई का, और एक कॉलम बन जाएगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है। अच्छा, एक्स वाई के कॉलम की एंट्रीज बताओगे तुम मेरे को? -240, नेक्स्ट -180, -92, 0, 94, 198 और 276, 9 27, हाँ 276 और 276। अच्छा, क्या मेरे को इसका टोटल भी चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल तुषार, करेक्ट है ना? क्या मेरे को टोटल भी चाहिए क्या इसका? बिल्कुल चाहिए ना। तो कितना आएगा इसका टोटल? 56। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक्स स्क्वायर भी चाहिए। क्या मेरे को एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद उसका टोटल भी करना है क्या? करना है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 9410149 1428 ये आ जाएगा। दिक्कत? अच्छा, मेरे को दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी ओरिजिनली। एक तो करना था मेरे को ए क्या है? सिग्मा वाई अपॉन एन। ए क्या है? सिग्मा वाई अपॉन एन। अच्छा, सिग्मा वाई कितना आ रहा है? 630 अपॉन एन करेंगे तो एन है 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 90। ठीक है। अच्छा, मेरे को बी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। बी का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा एक्स वाई कितना आ रहा है? 56। एक्स वाई आ रहा है 56, एक्स स्क्वायर है 28, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और जो हमारी मेन इक्वेशन देखो, हम ए और बी की वैल्यू इसके लिए तो निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए तो निकाल रहे हैं। तो हमारी जो मेन इक्वेशन थी, तो मेन इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हमारी जो मेन इक्वेशन है वो फिल हो जाएगी, y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई। ये हमारी मेन इक्वेशन फिल कर लेंगे। अच्छा, किसी को कुछ भी पूछना है फिलहाल यहां तक, तो एक बार मेरे से पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना है यहां तक, पूछ लो एक बार। नहीं कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे नोट्स का, फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल का भी फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे तो ये, नोट्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, नोट डाउन कर लो यहां तक। फिर हम इसके बाद करेंगे फोरकास्टिंग, क्योंकि अगले 3 साल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम स्टार्ट करेंगे फोरकास्टिंग। यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो सब। तो इक्वेशन से आएगी सेल। अब आएगी सेल। इक्वेशन करने के बाद अब सेल निकलेगी।
क्योंकि अभी हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पर, और y का मतलब है सेल, सेल आती जाएगी हमारी। अभी हम करेंगे, पहले यहां तक एक बार कंप्लीट करो। इक्वेशन में हमें जो a b की वैल्यूज दे रखी है उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्या? a और b की वैल्यूज, मैं समझा नहीं साक्षी तुम्हारी बात। तुम ये बोल रहे हो क्या ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, ऐसा बोल रहे हो क्या? क्या ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया? हाँ सर। नहीं, अभी आगे अगले 3 साल की हमें वो करना है ना, नेक्स्ट 3 इयर्स की फोरकास्टिंग करनी है, वो करेंगे अभी हम। क्योंकि अभी हमने 2022, 23 और 24 की सेल का अंदाजा लगाएंगे अभी हम, कि कितनी कितनी सेल प्रेडिक्टेड है, हो सकती है ना? एक्चुअल में जो आएगा वो तो अलग है, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तुषार, तुम पहले कैसे कर रहे हो ये क्वेश्चन को सॉल्व? तुम्हें आता है ये? फाउंडेशन में पढ़ा है, लेकिन तुमने ऐसे इसको कैसे कर दिया, ये जो तुमने 2022 का 4 कैसे कर दिया? तुम्हें पता था ये बात, क्या क्यों हुआ ये 4? तुम्हें पता थी ये 4 क्यों हुआ? यस सर। सर उसमें मीन वही लेंगे ना आगे का, जैसे इसमें अपन ने 3 एज्यूम किया है तो नेक्स्ट में उसमें 2022 में 4 एज्यूम करेंगे। ठीक है, वो ठीक है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक और इसमें जो एक्चुअल है, टेक्निकल है, वो भी मैं बताऊंगा एक बार, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ना। तुम करो, सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तुम्हारा सही है, 22 की वैल्यू सही आ रही है, 23 की भी वैल्यू तुम्हारे फिर सही रहेगी, 24 की वैल्यू भी सही रहेगी। कर लिया यहाँ तक सबने कंप्लीट, नोट डाउन? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अभी हमें अगले 3 साल के लिए प्रिडिक्शन करने हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक कंप्लीट सबका? चलो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। देखो है ना, क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, क्योंकि इस बार है ना फाउंडेशन के यानी तुम्हारे सॉरी इंटर के एग्जाम थोड़े से क्वेश्चन पेपर थोड़े से अलग तरह से क्वेश्चन पूछने लगे। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए कैलकुलेशन करके बताओ, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो साल तुम्हें दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो साल दिए हुए हैं तुम्हें, उन्हीं सालों के लिए वैल्यू निकाल कर बताओ। अब तुम ये बोल सकते हो कि सर अगर हमें 19 सालों के लिए वैल्यू निकालनी है तो प्रिडिक्शन थोड़ी होगा, क्योंकि उन ईयर्स की, जैसे मान लो क्वेश्चन बोले कि 2015 की वैल्यू निकाल कर बताओ, 2016 की वैल्यू निकाल कर बताओ, 2017 की वैल्यू निकाल कर बताओ, ठीक है? तुम तब ये बोलोगे कि सर फिर प्रिडिक्शन कहां कर रहे हैं, ये तो हमें पता है वैल्यू। अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फोरकास्टिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए? फ्यूचर के लिए होती है ना। तुम अगर 2015 की वैल्यू निकालोगे तो क्या वो फोरकास्टिंग की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन तुमसे इनकी वैल्यूज निकालने के लिए भी बोल सकता है, 2015 के लिए, 16 के लिए, 17 के लिए। हम वो भी डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन मत रखना कि फोरकास्टिंग केवल फ्यूचर के लिए ही हो सकता है। यहां पर फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए ही होगा, लेकिन फोरकास्टिंग में अगर पास्ट को यूज किया जा रहा है, पास्ट वैल्यूज को यूज किया जा रहा है, या पास्ट ईयर्स को यूज किया जा रहा है, तो फिर उसको है ना यहां पर एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है ट्रेंड। क्या ट्रेंड पास्ट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है कि पुराना ट्रेंड क्या चल रहा है, उसी ट्रेंड के बेस पर आगे वाली चीजें डिसाइड होगी। जैसे पुराना ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में, एक ही तरह की मूवीज का पुराना ट्रेंड चल रहा है, तो उसी ट्रेंड पर आगे भी पिक्चर्स बनती रहेगी अगर वो पुरानी वाली पिक्चर सक्सेसफुल हो रही है तो। ठीक है, फैशन में पुराना ट्रेंड कुछ था, वो अभी भी चल रहा है, फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। पुराना ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर बच्चे हमेशा स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉट से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, धीरे धीरे वो फिर आ जाते हैं कि बोले पेटीएम डाउनलोड कर, तेरे को 5 रुपए मिलेंगे, मेरे को 5 रुपए मिलेंगे। ऐसा चल रहा है हमेशा ट्रेंड। बच्चे स्टार्ट करते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि बच्चे बनेंगे एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, इंजीनियर, फिर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता है। तो ट्रेंड है ना पुराना भी हो सकता है, और ट्रेंड है ना फ्यूचर का भी हो सकता है। क्या तुम ये नहीं बोलते हो फ्यूचर में तो इसका ट्रेंड रहने वाला है, फ्यूचर में तो एआई का ट्रेंड रहने वाला है, फ्यूचर में तो मशीनों का ट्रेंड रहने वाला है, मशीनें राज करेगी हम पर?
तो अगर ट्रेंड बोला जाए तो वहां पे ध्यान से समझना कि वो तुम्हें पास्ट ईयर्स का ट्रेंड निकालने को बोल रहा है या फिर वो तुम्हें फ्यूचर का ट्रेंड निकालने को बोल रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है वो तुम्हें अगले सालों के लिए फोरकास्टिंग करने को बोलेगा। वो तुम्हें पिछले सालों के लिए, लास्ट ईयर्स के लिए फोरकास्टिंग करने के लिए भी बोल सकता है, लेकिन वो जब लास्ट ईयर्स के लिए फोरकास्टिंग करने को बोलेगा ना, तो उसको वो नाम देगा ट्रेंड, कि पास्ट ईयर के ट्रेंड निकाल के बताओ और फ्यूचर के ट्रेंड निकाल कर बताओ। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना इसमें। हम एक क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हम एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा। तो फिलहाल मेरे पास एक इक्वेशन आ गई और वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मेरे को इस इक्वेशन को यूज करके अगले 3 साल, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए फोरकास्टिंग करनी है। तो नेक्स्ट 3 इयर्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा ईयर, जिसको हम बोलते हैं एक्स। ईयर को हमने क्वेश्चन में एक्स ही बोला है ना, ठीक है। एक तो हो जाएगा 2022, एक हो जाएगा ईयर जिसको हमने एक्स ही बोला था 2023, एक हो जाएगा ईयर जिसको हम एक्स बोलते हैं एंड दैट वुड बी 2024। ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। दिक्कत इसमें? अच्छा, एक बात बताओ, क्या हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, टेबल बनाते टाइम, क्या हमने एक्स की वैल्यूज को डायरेक्ट यूज किया था? क्या नहीं किया था ना? उनको किस में कन्वर्ट किया था? न्यू एक्स में कन्वर्ट किया था। तो क्या मैं इस एक्स को डायरेक्ट यूज कर सकता हूं क्या? नहीं ना, मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? न्यू एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान है, एवरेज का फॉर्मूला निकालते हो तो एक फॉर्मूला तो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ऐसा फॉर्मूला यूज करते हो, पता है क्यों? एक तो एफ एक्स अपॉन एन, एक एफ डी एक्स अपॉन एन, ऐसा मान लो। ये ए को क्यों जोड़ दिया तुमने इस फॉर्मूले में? क्योंकि ऊपर से तुमने ए को माइनस किया था। डीएक्स कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए करके। तो जब हम ऊपर कोई चीज सेट ऑफ कर रहे हैं या ऊपर हम कोई चीज हटा रहे हैं, उसको हमें फाइनल कंक्लूजन में भी सेट ऑफ करना पड़ता है। तो सेम वही चीज है कि हम 2022 को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम 2022 को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? 2022 के लिए हम न्यू एक्स को यूज करेंगे। 2024 के लिए भी हम न्यू एक्स को यूज करेंगे, 22, 23 के लिए भी करेंगे और 24 के लिए भी करेंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि 2022 का न्यू एक्स कितना लिखूं मैं? क्या तुम मेरे को बता सकते हो 2022 का न्यू एक्स कितना लिखूं? क्यों? क्योंकि तुम वापस से एवरेज निकाल रहे हो। क्या तुम आगे एवरेज निकालते टाइम ए को वापस से चेंज कर देते हो क्या, या ए वही यूज करते हो जो तुमने क्वेश्चन में लिया था? टेबल वाले यूज करते हो, तो यहाँ पे क्यों चेंज कर रहे हो? यहाँ पे 2019.5 क्यों ले रहे हो जब 2018 तुमने ऑलरेडी एक्स बार ले रखा है? तो उसी को यूज करो। अब दोबारा से समझना, जब तुम टेबल बनाते हो एवरेज की, ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास ऐसा डेटा होता है, एक्स होता है, एफ होता है, फिर तुम डीएक्स निकालते हो, डीएक्स निकालते हो एक्स माइनस ए तुम कोई वैल्यू अज्यूम करते हो। मान लो तुमने 27 अज्यूम किया, तो फाइनली जब तुम फॉर्मूला लिखते हो ये, ठीक है, तो यहां पर ए क्या लिखते हो? वही 27 ना, उसको नई वैल्यू के हिसाब से चेंज थोड़ी करते हो। तो यहां पर क्यों कर रहे हो चेंज? 2018 ही रहेगा। अगर एक्स बार या ए जो हमारा जो भी है वो 2018 है, तो न्यू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। बिल्कुल। तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझना, एक मैं निकाल के बता रहा हूं यहाँ पे 2018 और न्यू एक्स हमारा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अच्छा, 2023 के लिए न्यू एक्स हो जाएगा 5 एंड 2026 के लिए न्यू एक्स वुड बी 6। ठीक है। अच्छा, क्या यहां पर क्वेश्चन खत्म? नहीं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। तो y का मतलब है सेल्स, y का मतलब सेल्स है, पक्का? पक्का सबको याद है y का मतलब सेल्स है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, सेल्स इज इक्वल टू 90 प्लस 2x, और x की वैल्यू कितनी है इस केस में? 2 इंटू 4, तो सेल्स कितनी हो जाएगी? 98,000। सेल्स हो जाएगी 98,000। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। 1000 क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि y जो है वो हमारे को 1000 में दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर अगर मैं सेल्स कैलकुलेट करूं, यहां पर अगर मैं सेल्स कैलकुलेट करूं तो इक्वेशन रहेगी 90 प्लस 2x, ठीक है। तो 90 प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 100,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 100,000 हो जाएगा, 1 लाख 1 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहां पर सेल्स को कैलकुलेट करूं, तो सेल्स वुड बी 90 प्लस 2x, एंड x कितना है यहां पर 6, तो 102,000, 1,02,000 हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट है तुषार, है ना, 102,000 हो। सर ये सेल्स यूनिट्स में ही है ना? ये सेल्स किस में है, यूनिट्स में है ना? रुपीस में है, सेल्स रुपीस में है। क्वेश्चन में यूनिट्स में दिया हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में किस में दिया हुआ है। हाँ सर देखो यूनिट्स सेल्स में इन दिया हुआ है। 1000 दी हुई है, तो अब मेरे को अंदाजा नहीं है कि ये रुपीस में है या यूनिट्स में। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं ऐसा लिख भी नहीं रहा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर क्वेश्चन में यूनिट्स लिखा होता तो 98,000 यूनिट्स लिख देता मैं, 1 लाख यूनिट्स लिख देता, 1,02,000 यूनिट्स लिख देता, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर ना मैं इसको यूनिट्स मानूंगा, ना मैं इसको रुपीस मानूंगा, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है। दिक्कत किसी को भी? अच्छा, अगले 2 साल के लिए और पूछता तो भी कैलकुलेट की जा सकती थी, है ना, फिर वैल्यू हो जाती 7, वैल्यू हो जाती 8। तो कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर्स के लिए भी की जा सकती है और आगे वाले ईयर्स के लिए भी की जा सकती है। प्रीवियस ईयर्स के लिए करोगे तो ट्रेंड बोलोगे, और आगे वाले ईयर्स के लिए करोगे तो फोरकास्टिंग बोलोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे पक्का? ये कर लिया यहाँ पे नोट डाउन सबने? कर लिया सबने नोट डाउन? एक लास्ट एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो, ट्राई करने से पहले पढ़ के देखो। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेंड निकालना है कितने सालों के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्या अगले 5 ईयर्स के लिए ट्रेंड बोला जा सकता है? ट्रेंड आगे आने वाले सालों के लिए भी बोला जा सकता है और पास्ट ईयर्स के लिए भी बोला जा सकता है, लेकिन फोरकास्टिंग जब बोली जाएगी तो फ्यूचर के लिए बोली जाएगी, पास्ट के लिए नहीं बोली जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 का डेटा दिया हुआ है, सेल्स भी गिवन है, सेल्स लैक्स में गिवन है। अब लैक्स में ये यूनिट्स भी हो सकती है, ये रुपीस भी हो सकते हैं। तो जो फाइनल आंसर आया ना, तो उसमें लैक्स लिख लेना तुम। जैसे मान लो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है 130, तो 130 के आगे लैक्स लिख लेना तुम, उसके आगे 5 जीरो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हें। लैक्स का मतलब अदरवाइज 5 जीरो होता है, अगर लेक्स लिखा हो तो 5 जीरो है, तुम्हें 5 जीरो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम लेक्स लिख लेना, सफिशिएंट है, इतना चलेगा। अच्छा, क्या तुम ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो? क्या एक्स ईयर एज इट इज यूज करोगे क्या, या उसे चेंज करोगे? न्यू एक्स, न्यू एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, एंड एक्स बार वुड बी क्या होगा 2018.5। अच्छा, पहला न्यू एक्स कितना आएगा, बस इतना बता दो मेरे को, फर्स्ट न्यू एक्स कितना आएगा? -3.5, नहीं -2.5। न्यू एक्स आएगा -2.5 -1.5। अगर मैं तुम्हें समझाऊं, न्यू एक्स आएगा -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 एंड 2.5, ये आएगा। और इसका टोटल कितना हो जाएगा? हमें यही तो चाहिए कि एक्स का टोटल हमारा 0 हो जाए, बस ठीक है, कर सकते हो ट्राई। और ये है ना, ये पॉइंट वाली कैलकुलेशन ही कंटिन्यू करोगे तुम। जैसे तुम्हें एक्स स्क्वायर करना है, तो 2.5 का स्क्वायर करोगे 6.25। तुम्हें एक्स वाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 250 माइनस में, कर दोगे? ये क्वेश्चन ट्राई करना, कितने साल के लिए कैलकुलेशन करनी है? 5 ईयर्स के लिए। तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और क्वेश्चन फिर अपन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही।